तो भारतीय साहित्य मंच के इस आज आज की शुभ संध्या पर हम लोग एकत्रित हुए हैं आदरणीय रत्ना बापली जी के साथ। आज हम लोग हमने जो अपने कवि को पहचानो कार्यक्रम रखा हुआ है, इसमें हमारे साथ बहुत से लोग काफी समय से काव्य रचनाएं अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ गोष्ठियों में रहते हैं। लेकिन हम हमारा उनसे केवल उतना ही परिचय है गोष्ठी तक का। उसके आगे हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए जो भी हमारे नए और पुराने कविगण हैं, हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हमारा प्रयत्न है, कोशिश है कि हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानें और उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा कैसे हुई वो जानें, उनके साहित्य की क्या-क्या उपलब्धियां हैं। ये सब बातों पर विचार करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आज हम आदरणीय रत्ना बापुली जी से जानते हैं उनके जीवन के बारे में। आदरणीय जी, आप जब से आपने होश संभाला है, कैसे कैसे आपका जीवन बीता? आपके जीवन में कुछ अच्छी, कुछ बुरी, जिस तरह की भी बातें हुई हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप हमें सुनाएं। स्वागत है आपका। नमस्ते प्रकाश जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक नई नीति चलाकर इस मंच को बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी। बहुत लोग जुड़ गए हैं इसमें। और अब की बार हम ज्यादा लाइमलाइट में आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम केवल इसलिए आ रहे हैं अपने दादू के लिए, क्योंकि मेरे दादू एक स्वतंत्रता संग्रामी थे। उनका नाम था नित्यानंद चटर्जी। और हमारे छप्पन चक इलाहाबाद में मैके में बहुत जब अंग्रेजों का राज था, तो अब इंदिरा गांधी तक उस घर में आई हुई थी। तो विश्वनाथ पांडे को तो हमने बिल्कुल साथ साथ बात किया, छोटे थे तब, 7वें 8वें में पढ़ते थे। और उसके लेकिन दादू की जब मृत्यु हुई तब भी मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे अंदर से ये ललक था कि देश के प्रति जिन्होंने अपने क्या कहते हैं कुर्बानी की है, कम से कम हम उस वंश के होकर के देश के प्रति कुछ दे सके। इसीलिए हमारे मन में देश प्रेम की भावना जो है बहुत बुरी तरीके से बैठ गई है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी लिखे देश के प्रति लिखे, देश के अच्छाई के लिए लिखे। अब उसमें भगवान जो कुछ लिखाता है मैं लिखती हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि मैं साहित्य के क्षेत्र में आऊंगी, लेकिन अब ऐसे ही बड़ी होती रही। हम हमारी तो क्या कहते हैं ये बचपन जो बीता वो क्या कहते हैं 56 जीरो रोड जो है इलाहाबाद में, वहां भी था। उसके बाद मेरे पिताजी जो स्टेशन मास्टर थे, उनकी बदली होती थी बाहर बाहर। तो कौआपुर, पचपेड़वा, जो सब भवानीपुर, ये सब छोटे छोटे गांव में उनके बदली होती थी। तो नेचुरली हम भी वही जाते थे। तो हमें गांव का वातावरण इसीलिए हमको हमको आता भी है, और गांव की भाषा भी मुझे अच्छी तरह से आ गई है इसीलिए। क्योंकि जहां पर गांव में जहां पर अपना जीवन बचपन बीतता है, उसकी भाषा तो आदमी अपने आप ही सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमारे अंदर ये अवधि भाषा की भी हमारे अंदर मतलब कुछ न कुछ तो है ही है। अच्छा, बचपन में तो ऐसे ही है कि पिताजी स्टेशन मास्टर थे, तो गांव में हमारा बहुत सम्मान होता था कि भाई स्टेशन मास्टर की बेटी है। इधर उधर घूमते रहते थे, पेड़ों के छाए में खेलते रहते थे। लेकिन जब मेरी माता जी ने कहा कि अब लड़की बड़ी हो गई, इसको पढ़ाना भी तो है, तब माता जी ने कहा कि अब इसको इलाहाबाद छोड़ दो, क्योंकि अब बिना पढ़ाए इसकी जिंदगी बेकार हो जाती। पिताजी हमारे पढ़ाने के वो नहीं थे, मैं पढ़ाने के सोच में नहीं थे, सहयोग में नहीं थे। लेकिन माता जी, हमने जो कुछ पढ़ाई की है अपने माता जी के ही से, अपने माँ की उससे ही किया है। माँ हमारी अड़ गई कि नहीं, हम तो बेटी को पढ़ाएंगे। लड़का जो है, मेरी माँ ने समझाया, लड़का बड़ा होता है तो उसका मट्टी, सॉरी, जी जी। बोले कि नहीं बोले, हाँ, लड़का बड़ा होता है तो अपनी मिट्टी खोद के भी अपनी जीविका पार्जन कर लेती है। लेकिन लड़की जब तक बड़ी होती है, अगर उसके अंदर शिक्षा न हो तो वो समाज में बहिष्कृत होती है। इसीलिए माँ ने जब पढ़ाई का हमें बहुत जोर दिया, तब हम इलाहाबाद आए और पढ़ने लगे। और उस समय भी हमारे क्या कहते हैं माँ बाप हमारे समझ लीजिए छूटे ही हुए थे। हम चाचा चाची ताऊ ताई के यहाँ रहते थे। हमारे पूरा संयुक्त परिवार था मेरा, उन्हीं के यहाँ पास रहते थे, उन्हीं वो रहते थे। कभी कभी बीच बीच में
पिताजी या माताजी आ जाते थे, हमको देख लेते थे। इस तरह से हमने इलाहाबाद से हमने शिक्षा ग्रहण की, और इलाहाबाद में ही हमारी क्या कहते हैं हाई स्कूल भी हुआ, और इलाहाबाद से ही हमने पूरा हाई स्कूल से लेकर एमए तक पास किया। वाह। तो आपने बताया कि आपकी ज्यादातर जो शिक्षा रही वो अपने चाचा ताऊ के साथ रही है, और हाँ। पिताजी लोग कभी कभी मिलने आया करते थे, और एमए तक आपने इलाहाबाद में पढ़ा। तो इस हाँ। बीच में पढ़ाई लिखाई करने के बाद आगे का जीवन फिर कैसा रहा? देखिए, एमए हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया है। एमए करने के बाद पिताजी का तो वही एक धुन था, जानते ही है, लड़कियों की शादी, लड़कियों की शादी, लड़कियों की शादी। तो वो पिताजी गांव ले गए, कहा कि अब तो गांव में आ जाओ, मम्मी पापा के साथ रहने लगे। और उस समय क्या कहते हैं, एमए तो पास कर ही चुके थे। पिताजी ने बस शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पता नहीं को मेरी इच्छा शादी की नहीं थी। हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ करे। तो हमको हिंदी से प्रेम था। हिंदी भाषा लेकर के हमने इंटर तक किया था, और संस्कृत लेकर के हमने बीए किया था, ग्रेजुएशन किया था। तो मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रेम था। तो हमने पिताजी से कहा, ठीक है पिताजी, आप शादी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। लेकिन कम से कम ये जो गांव में हम ना कोई एंजॉयमेंट का सामान ना कुछ, तो कुछ तो हमारे लिए किताब उताब ले आइए। तो पिताजी ने अच्छा ठीक है। तो उस समय पिताजी स्टेशन मास्टर थे, तो उस समय मूविंग लाइब्रेरी चलती थी। मूविंग लाइब्रेरी में ट्रेन से लाइब्रेरी एक ट्रेन में एक डिब्बा आता था, उसमें किताबें रखी रहती थी। उस किताबों को लेकर के आप पढ़ सकते थे, आप उस किताबों को देख सकते थे, और उससे वो कर सकते, मैंने ज्ञान अर्जन कर सकते थे। तो हम पिताजी ने कहा कि क्या किताबें चाहिए, तो हम किताबों का नाम बताते, और पिताजी वो किताबों को लेकर आते थे। उस किताबों को पढ़ते पढ़ते हमको साहित्य के लाइन में और कविता के लाइन में रुचि जागृत हुई, और फिर हम लिखने लगे। और जब हम लिखने लगे, लेकिन पिताजी को मेरी लिखाई से बिल्कुल भी वास्ता नहीं था। वो हमको डांटते थे, क्या ये सब बवाल पाली हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुमको क्या कहते हैं, तुमको तो अपना ससुराल जाना है, ससुराल में करना है। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी। तो माँ के प्रोत्साहन से हमने क्या किया, लिखना तो शुरू कर दिया। और उस समय की समझ लीजिए, एमए 71 की बात है ये। 71 में हमने एमए पास किया था। और उस समय जो है पिताजी डर के मारे, मैं रात को जब कोई भी कविता लिखती थी तो टॉर्च जला जला के लिखती थी। आपको हम क्या बताएं मेरी संघर्ष की कहानी। टॉर्च जला जला के रात को लिखती थी, और उसको ना देखने वाला कोई होता था ना कुछ होता था। लेकिन फिर भी हमने गांव के वो जो समय जो गया है गांव का, वो हमको कहते हैं गोल्डन पीरियड था। भले ही उसमें कोई सहेली नहीं थी, लेकिन उसमें हमने 2-3 काम किया कि बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों को पढ़ाने लगे, आस-पास जो हमारे गाँव की सब महिलाएँ थी, उनका कपड़े सीने लगे, उनसे बात विचार करने लगे, अपने विचारों को उसमें करने लगे। तो इससे क्या हुआ, मुझे अपने मानसिक संतुष्टि हुई कि चलो हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बहुत इसीलिए हम गाँव केवल को हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत, लेकिन कभी-कभी जो दुःख लगता है, उसके लिए तो हम कविता लिखते थे। अपने मन के भड़ास को निकालने के लिए कविता लिखते थे। और उस समय की कविता जो है, हम आज हम कह रहे हैं प्रकाश जी, उस समय की कविता मेरी जितनी अच्छी और जितनी समृद्ध थी, आज वो कविता मेरी इतनी समृद्ध नहीं है जितनी उस समय की थी। इसीलिए कहते हैं बहुत संघर्ष ही जीवन। हाँ, बहुत बढ़िया। आपके साहित्यिक जीवन के बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे, और अभी हम हाँ। आपके जीवन, हमारे साथ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत ठीक हो। तो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही रोचक जीवन आप अपने बारे में नमस्ते बहुत बहुत आपको। बधाई रत्ना जी। तो आपने आपके जो आरंभिक जीवन में, बचपन जो है कहते हैं बड़ा चंचल होता है, बहुत खिलता होता है बचपन में। क्या क्या रंग अलग ही होते हैं, न किसी चीज की चिंता न कुछ है। ऐसा जीवन आपने कभी याद है, उस जीवन, छोटे बचपन के कुछ क्षण आपको याद हो, कैसे आपने बिताए? बचपन में तो हमारी जो संघर्ष में कहानी जरूर थी, लेकिन उस संघर्ष के पीछे भी जितना आनंद था, वो आनंद मैं आज तक नहीं भूली हूँ। एक तो समझ लीजिए, पीछे पीठ में बस्ता लाद के बड़े बड़े जो वो होता था, पहले के जमाने में इतने बड़े बड़े तख्ते होते थे, जी उसमें क्या जी। कहते हैं, काली काली पोतना, और उस सरकंडे के कलम को से लिखना, और गांव के देहात के स्कूल में जाना, ये सब
हमारी क्या कहते हैं प्रसन्नता ही है, समझ लीजिए। हम उसको अपने प्रसन्नता ही कहेंगे, क्योंकि एक अलग अनुभव है। आजकल के बच्चे वो अनुभव क्या जाने। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी भी मुझे याद है, मैं तब शायद 7th में पढ़ती थी, गाँव के स्कूल में थी। हम 8वें में यहाँ पर आए थे इलाहाबाद में। तो गाँव के स्कूल पढ़ते थे, वहाँ पर एक हमारे थे राम शर्मा नाम के टीचर थे। वो हमारे गुरु जी थे। वो इतने ज्यादा गुस्सैल थे और इतना मारते थे लड़कों को कि क्या बताएं। अब ये अच्छा। हम अपनी बड़ाई के लिए ये बात नहीं कह जी रहे जी हैं, जी हम जी। अपनी एक ये घटना जो हम कभी भूले नहीं है, जो तो सच इसके है, लिए हम हाँ। बता रहे हैं, अन्यथा डाले इसको। तो वो लेकिन हमको नहीं मार पड़ती थी, क्योंकि एक तो हम स्टेशन मास्टर की पुत्री थे, तो शायद उनके मन में वो था। दूसरी बात ये कि हम पढ़ाई में अच्छे थे, जो भी वो देते थे याद करना, पहाड़ा वगैरह सब याद कर लेते थे, पढ़ते थे, तो हमको मार नहीं पड़ती थी। लेकिन और सब लड़कों को बहुत मार पड़ती थी, और वो देख के मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन हमने क्या किया, जब हमसे रहा नहीं गया, तो हमने कहा, गुरुजी हमको आप मार दीजिए, इन लोग को मत मारिए, मुझे बहुत दुख होता है, हम सह नहीं पाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने हमारी शक्ल देखी, बिल्कुल उन्होंने अपनी छड़ी रख दी, उससे कहा कि आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों को नहीं मारेंगे। और उसके वाह। बाद उसके बाद फिर उनका ट्रांसफर हो गया। और उनके ट्रांसफर में हम इतने रोए, हम समझ नहीं पाते। मतलब जितना वो मारते थे, लेकिन हम बच्चे भी उनको उतना ही प्यार करते थे। माने मार और प्यार दोनों एक साथ चलता था, और हमको भी बहुत बुरा लगा। आज तक मैं वो वाकया नहीं भूली हूँ कि ये वाकया जो है, पहले हम लोग के एक अब रेडियो में आता था, रेडियो जी सिलोन में आता जी था, जामी साहनी जब वो करते थे, जी जी। तो उसमें हमने ये वाकया हमने लिखा भी था, वो प्रसारित भी हुई थी मेरी। तो अच्छा। यही छोटा सा ये वाकया जिसको हम अभी तक भूले नहीं है, वो हमारे जीवन के बचपन की सबसे बड़ी कहानी है। इतना सुंदर वाकया और इतना परिवर्तन आपकी वजह से मास्टर जी में आ गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये भगवान की ही आशीर्वाद है, और क्या। बहुत बड़ी बात हमारा है, बहुत बड़ी बात है। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी भी विराजमान हो चुके हैं। आपके बेटे को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सबको, नमस्ते। तो ऐसे ही जीवन में काफी खूब चटपटे अनुभव होते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ याद है तो बताइए। तो और कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। हाँ, एक ये है, भगवान का अनुभव है कि तुलसीपुर एक स्टेशन है, जहाँ पर देव का मंदिर है, जहाँ पर कि क्या कहते हैं, देवी जी की आंख गिरी थी। तो उस समय मेरी माँ को आंख की बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमने अपने मन ही मन हमने क्या कहते हैं, मनौती मानी थी कि हे माँ, हमारी माता जी की आंख को ठीक कर दो। तो मैं आपकी चांदी की आंख जो है ठीक मैंने आपको चढ़ाऊंगा, मैंने सॉरी चाहूंगी। तो मेरी मन की भावना कुछ ऐसी थी कि मेरी माँ की आंखें जो थी, जो कि हमेशा पानी बहता रहता था, वो माँ मेरी बहुत गुणी थी, और सिलाई रे कढ़ाई रे सब कुछ वो थे। उस जमाने की वो समझ लीजिए 9th पास थे। अच्छा। सोच लीजिए फिर, बहुत बड़ी ये बात उस जमाने के पास थे। बहुत बड़ी बात थी, और उन्हीं के प्रेरणा से हम आज इतने बड़े हुए हैं। हम तो कह रहे कि हमने तो अगर माँ ना होती तो शायद हम कहीं और बिखर जाते। लेकिन ये है कि हम जब माँ की आंख ठीक हो गई, तो हम माता जी पिताजी के सबके साथ हम गए वहाँ पाटन देवी मंदिर दर्शन करने। माता जी को अपनी धीरे से कह रहे, माता जी एक वो बना दीजिए, हमारे पास कहाँ पैसा था। माता जी एक कुछ आंख बना दीजिए, और उसका चांदी का, और उसपे क्या कहते हैं, हम माँ को चढ़ाएंगे। और जब माता जी की आंख ठीक हुई, उसकी एक दिन पहले जैसे मुझे लगा कि भवानी जी आके मुझसे क्या कहते हैं, महिमा है, जी। माँ की महिमा है, जो कि हमारी माँ की आंखें ठीक हो गई। बस ये दो अनुभव है जो कि मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। और बचपन में मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिक मैंने भगवान से जुड़ी हुई थी, और इसी कारण हम जानते हैं कि उस समय की जो कविताएं हैं मेरी आज की कविताओं से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें भगवान का संपर्क मिला था मुझे। आज तो हम दुनियादारी और इससे माया मोह में इतने फंस गए हैं को कविता हमारी क्या कहते हैं, दिल से नहीं दिमाग से आती है। और उस समय जो कविता आती थी वो दिल से आती थी, तो इसीलिए वो कविता हमको ज्यादा अच्छी लगती है। वाह, तो बहुत दो बढ़िया।
दो वाक़ये आपने बहुत ही सुंदर सुनाए अपने जीवन के। तो आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? एक तो आपने बताया कि माताजी रहीं जो जिन्होंने हाँ, आपको माताजी हमारी प्रेरणा स्रोत थी। दूसरी हमारी स्कूल की टीचर भी हमारी बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। एक हम नाम लेना चाहेंगे विनोदिनी श्रीवास्तव जी। वो हमारी हिंदी की टीचर थी और हमको उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। वो हम इसीलिए हिंदी के क्षेत्र में हम इसीलिए आए कि वो हमको हमेशा हिंदी की किताब देती थी पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती थी और उस पर अमल भी करती थी। तो इसीलिए जी, हमको वो एक उन्होंने प्रेरणा मिली। एक दूसरी हमारी अध्यापक थी अंग्रेजी की। उनका नाम था रेवा सरकार। उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की और क्या कहते हैं संघर्ष से जूझने की। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि इन दोनों की प्रेरणा। और इस समय जो है वो तो खैर बहुत पुरानी है। इस समय हमको जो प्रेरणा मिली है कविता लिखने की, वो हमारे लक्ष्मी शंकर मिश्र निसंग गुरु जी जो थे, यहाँ पर लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कवि हैं क्या, वो कवि थे। उनसे मिली है मुझे। और उसके बाद फिर सत्य जी से मिली है। आप तो जानते ही हैं, रंगनाथ मिश्रा सत्य जी के उसमें हमको मिली है। तो रंगनाथ मिश्रा सत्य जी ने भी हमको कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है। इस प्रकार जीवन में मुझे काफी लोगों से प्रेरणा मिली है, जिसके कारण कि मैं इस क्षेत्र में आई हूँ और आगे बढ़ी हूँ। जी। तो शादी के बाद का जो समय इतना लंबा समय आपका बीता वो कहाँ पर बीता? के बाद 75 में मेरी शादी हुई थी। 75 में शादी हुई। आपकी और सबके आपकी बाद तो लाइट समझ गई लीजिए वो सफर तो मेरा ऐसे ही रहा। आपकी लाइट गई हुई चूल्हा है क्या? चेहरे पे अंधेरा दिख रहा है। हाँ, मेरी लाइट गई हुई है। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। मेरी लाइट ठीक, गई हुई है। हाँ। जी, तो शादी के बाद 75 में मेरी शादी हुई। और शादी के बाद तो मेरा समझ लीजिए शादी के बाद समझ लीजिए दो 1987 87 क्या समझ लीजिए 90 कहिए तक हमारे समझ में हम केवल लिखते थे जरूर, लेकिन हमारी जितनी भी लेखन कार्य है सब पर्दे के पीछे ही रहती थी। मतलब क्योंकि बच्चों को पालने में, बच्चों को जी, बड़ा जी, जी। करने में इसी समय रह गया। मैंने वो बिल्कुल गैप मेरी जिंदगी में हो गया है, बस समझ लीजिए। हम फिर से लेखन क्षेत्र में 2016 1916 के बाद आए हैं। मतलब हमारी मैरिज लाइफ भी बहुत कम थी। समझ लीजिए 85 में शादी हुई। और 87 में जिसको कहते हैं नहीं, हाँ हाँ 75 में शादी हुई और 87 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। बहुत ही कम समय में हम हस्बैंड के साथ रहे। लेकिन दो बच्चे हमारे थे, तो हमको उसको पालना ही था। तो पहले तो आप जानते ही थे कि अगर सरकारी नौकरी होती है तो उसमें औरत मिल जाती है। उसके जी, पहले मैं मिशन बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल में सर्विस करती थी, जो कि सदर में है। और वहां पर टीचर थी, एमए बीएड थी, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था तो हो गया था। तो वो टीचर थी तो वहां पर सर्विस करती थी। वहां पर तनख्वाह भले ही कम था, लेकिन मुझे सुकून था कि हमारे अपने रुचि का जॉब हम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद 87 में जब हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो लोगों ने ये कहा कि तुम अपने हस्बैंड की जगह पर जो तुमको बेसिस पर सर्विस मिल रही है उसको तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट की बात ही अलग ही है। तो फिर हमने हस्बैंड के जो नौकरी में जो मिलता है तो उसमें हमने फिर ज्वाइन किया, फिर ऑफिस में काम करने लगे। इस तरह मेरा कुछ जब जीवन जो स्कूल के जीवन का था और कुछ जीवन जो मेरा ऑफिस का था। हम 2000 नहीं 1999 में 1999 में हम रिटायर्ड हुए हैं। वो रिटायर्ड होकर के फिर हम क्या कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में आए हैं। 2016 से हम साहित्य के क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि उस समय भी मेरी जिम्मेदारी बहुत थी। बच्चों को शादी ब्याह, बच्चों को सेटल करना। और मेरे साथ तो यही है, मेरे साथ हमेशा सरस्वती की कृपा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों लक्ष्मी की कृपा मेरे साथ नहीं थी। तो इसीलिए हमने अपने जीवन में संघर्ष भी बहुत किया। और मैं आज इसीलिए हम आई हूँ आपसे बात करने के लिए कि आजकल के जनरेशन को मैं ये बता सकूं कि संघर्ष जीवन है, लेकिन संघर्ष में जितना आनंद है वो संघर्ष मैं मेरा जीवन था, लेकिन उस समय मुझे जो आनंद मिला वो इस समय हमें वो आनंद नहीं मिल पाता है। वो एक आध्यात्मिक आनंद ही और ही है, और ही होता है, वो अनुभव किया जा सकता है, वो बताया नहीं जा सकता है। बस
बिल्कुल। ये हमारी कहानी है, समझ लीजिए एक संघर्ष की कहानी। बहुत सुंदर। तो बचपन में कभी खेल कूद ऐसा कुछ है, गांव में ही खेला हो, घर के आंगन में ही खेला हो, रस्सी कूदना या बच्चों के साथ खेल कूद, ऐसा कभी हुआ कुछ? बचपन में तो वही गाँव के बच्चों के साथ जो खेलते थे, उस समय क्या कहते हैं, गाँव में जो वातावरण होता था, कभी पेड़ के नीचे, कभी छुप-छुपाई, ये सब खेलते थे। वही बचपन के खेल वही होता था। बचपन में और वही होता था। उसके बाद तो धीरे-धीरे क्या कहते हैं, तो जब हम आप, सबसे पहले शहर में आए थे 8वीं में, तब हमारे। जी जी जी, हाँ, बताइए? नहीं नहीं बोलिए। हाँ। जब हम शहर में सबसे पहले आए थे 8वीं में पढ़ने के लिए, तब हमको देख के सब बच्चे, हमारे स्कूल के सब बच्चे हँसते थे, क्योंकि गाँव टाइप के थे, गँवैया टाइप के। तो हमको जी सब जी कहते जी। थे कि क्या हुआ है, ये चोटी और वो चोटी ठीक से पहनने का ढंग नहीं आता। तो हमारी एक सहेली जो अभी अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, पुष्पा श्रीवास्तव, मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगी कि उसने भी मुझे मुझे बहुत वो आगे बढ़ाया। उसने हमको सिखाया, इस तरह से बोलो, इस तरह रहो, इस तरह करो, और अभी तक समझ लीजिए मृत्यु के 2-3 महीने पहले तक वो हमारे साथ चैट करती रही और हमारे साथ जुड़ी थी। हमें उसकी मृत्यु पर बहुत ही दुःख हुआ। अब क्या बताएँ, अब मौत पर तो किसी का हाथ है ही नहीं, जी लेकिन जी जी। हमारी वही सबसे पहली सहेली थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन से लेके अब तक वो आपके साथ थी, सहेली रही। हुँ। तो आपके जीवन का कोई आदर्श रहा हो, जिनको आप अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, जिनसे आपने कुछ हम अपने जीवन हम अपने जीवन का आदर्श विवेकानंद को ही मानते हैं, क्योंकि उनकी किताबें वगैरह पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और उनकी क्या कहते हैं, कथा सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। और अब हम बाकी तो हमारे जीवन का आदर्श मेरे नाना जी, मेरे दादू जी सब भाई हैं, जिन्होंने कि मुझे अच्छी शिक्षा दी। बस अब हम क्या बताएँ। और किताब तो वही है मेरा, माने हिंदी की किताब, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, ये सब तो हमारी जो किताब हैं, अब ये सब की तो मेरी जीवन की प्रेरणा भी है, और ये सब मेरी शिक्षा भी देते हैं, ये मेरे जीवन का आदर्श है। माने किताब ही मेरे जीवन का एक प्रकार आदर्श हो गई है। अब भी जब मन घबराता है, तो किताब को, कोई भी अच्छी किताब लेकर के मैं बैठ जाती हूँ, तो हमें लगता है कि हमने भगवान को पा लिया है। बहुत बात। तो और कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रहा हो और आप शेयर करना चाहते हो अपने जीवन का, आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बात हम शेयर इसीलिए करना चाहते थे, जिससे आजकल की पीढ़ी को उसका जो संघर्षमय जीवन है, वो हमसे शिक्षा ले सके। समझ लीजिए, यहाँ पर जब हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि आर्थिक दशा मेरी क्या हो गई थी। तब हम ऑफ़िस करते थे, घर का काम भी करते थे, और प्लस ट्यूशन भी करते थे। अच्छा, उस समय भी समझ लीजिए ट्यूशन में अंग्रेजी स्कूल था, अंग्रेजी सब पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर इसीलिए हमको कोई ट्यूशन नहीं मिलता था, क्योंकि कब कहा, अरे हिंदी मीडियम स्कूल के टीचर को क्या ट्यूशन दे। हाँ, फिर हमने क्या किया, हमने बहुत कोशिश की, तो हमने उस समय इतना उस उम्र में हमने, जब क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हमने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, और जितने मैथमेटिक्स के वो है, जैसे कि त्रिकोण, ट्रायंगुलर, और चौकोर को स्क्वायर, ये सब बोलते हैं, इस तरह से पूरा अंग्रेजी का हमने किताब खरीद के उस हिंदी को हमने वर्जन को अंग्रेजी में सीखा, ताकि हम कहीं इंटरव्यू देने जाए अपने ट्यूशन के लिए, तो हम हार ना जाएं। तो इसी तरह हमने हिंदी मीडियम स्कूल से अंग्रेजी को फिर सीखा, उसके बाद फिर हम ट्यूशन करने गए, और भगवान की दया से मुझे ट्यूशन मिलती रही, और हमारी आर्थिक जो स्पीड है वो धीरे धीरे चलती रही। मैंने तो, हम तो बिल्कुल आसमान से जमीन पर गिर गए थे कि हम क्या करेंगे, दो दो बच्चों को पालना है, कुछ है मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति था है नहीं, प्रॉपर्टी कि जिसमें हमको खुद ही सब कुछ करना था। तो इसीलिए हमने कहा, क्या किया कि हम स्कूल ऑफिस से आकर के ट्यूशन जाते थे, और ट्यूशन जाकर के फिर वहां पर कोचिंग भी पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद जो कुछ हमको आर्थिक सहायता मिलती थी, उससे हम अपने परिवार को चलाते थे। ये हम इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि हमको
हम आजकल के बच्चों को कहते हैं जरा-जरा बात में हम लोग घबरा जाते हैं, हम घबराए नहीं और इसकी शक्ति तो भगवान ही देते हैं। भगवान जो हम कभी-कभी कहते थे भगवान तुमने हमारी इतनी वो छीन ली, हमारी इतने क्या कहते हैं रोजी-रोटी की तरह हमारे पति को छीन लिया, तो कुछ तो संबल दो। तब भगवान ने भी हमको संबल दिया, कितनी पढ़ी-लिखी किस लिए हो? तुम इसको कोशिश करो, तुमको ट्यूशन भी मिलेंगे और फिर हमको ट्यूशन मिलने लगे। समझ लीजिए अच्छे-अच्छे घरों में ट्यूशन मिलने लगे और हम जा कर ट्यूशन पढ़ाने लगे। आज भी ट्यूशन की लड़कियाँ हमको मिलती हैं, तो हमको हम नमस्ते करते हुए कहती हैं, हम ये हो गए तो अच्छा लगता है। बस यही मेरी उपलब्धि है और क्या है। तो बहुत बहुत सुंदर, बड़ा ही रोमांचकारी आपका जीवन का अनुभव रहा। और इतनी अच्छी बात आपने बताई कि भगवान कभी किसी को ना ऐसे अधर्म में नहीं छोड़ता है, और एक दुख देता है तो दूसरा उस दुख से उभरने का कोई न कोई रास्ता जरूर देता है। संघर्ष तो जीवन में करना हाँ, ही पड़ता है, और संघर्षों हुँ। से ही जीवन संवरता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अंत में एक सवाल और पूछता हूँ। वैसे तो आपने बता ही दिया कि आप अपने माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। फिर भी कोई ऐसा संदेश जो समाज के लिए आपके मन में हो। समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मेरा 78 उम्र है और समाज को बदलती हुई हमने देखा है और देख भी रही हूँ। पहले ज़माने हम बस समाज पे ही संबंध वो देना चाहते हैं संदेश कि तन की शक्ति से मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक बार मन की शक्ति को तुम उजागर कर लो, तो तुम्हारे हर संघर्ष कम हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और हमेशा ये सोचो कि तुमको सब जो कुछ करने वाला है ऊपर करने वाह बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। है उनका नेट फिर से चला गया। बीच में कुछ देर के लिए नेट चला गया था, आपकी बात सुन नहीं पाए थे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो दोबारा से कह दीजिए, कह रहे थे आप। क्या फिर से कहें? हम समाज को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि तन की शक्ति से जोड़ लो, मन की शक्ति को पहचान लो, तो हर संघर्ष जो है बहुत अच्छी तरीके से क आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। ता है। और यही हम आजकल के बच्चों से वो नहीं तो आ रही आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, हाँ, आ तो तो रही अब है आई, आवाज। अब आई। हमें भी आ रही है। नहीं पहले भी आई। पहले आ आ रही रही थी। अच्छा, जी। मुझे नहीं आ रही थी। तो अभी तो शायद हाँ। म्यूट हो गया, म्यूट तो नहीं हुआ शायद। हाँ ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, हाँ। तो बस हम इस समाज को यही शिक्षा देने दे है कि जीवन संघर्ष जरूर है, लेकिन इस संघर्ष से घबराए नहीं और आगे बढ़ता रहे। मन अपने आप राह दिखा देता है। वीडियो ऑफ हो गया आपका। फिर वीडियो ऑफ हो हाँ, अब आया, ठीक है। लेकिन हाँ आवाज ठीक मुझे तो आ रही है। तो हाँ हम्म, बहुत ही सुंदर बातें आज हमने आपके बारे में जानी। आज तक हम आपसे केवल कविताएं ही सुनते रहते थे। आज आपके जीवन के बहुत से भागों को, जीवन की उपलब्धियों को, संघर्ष को हमने जाना। और आपसे हम अगले लिंक में फिर से मिलेंगे, और नए लिंक में मिलेंगे, फिर से आपसे बातचीत करेंगे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में। और तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अगली लिंक में फिर से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।